गाइस, दिस इज अश्विनी। गाइस, आज जिस बुक के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे, उस बुक का नाम है द 48 लॉस ऑफ पावर। और इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं रॉबर्ट ग्रीन। ये जो बुक है द 48 लॉस ऑफ पावर, ये बुक किसी भी इंसान को पावरफुल बनाने में हेल्प करती है। इस बुक में 48 एडवाइज़र तो दी ही गई हैं, लेकिन उसके साथ ही उन 48 एडवाइज़ों के साथ कहानियों को भी जोड़ा गया है, जिससे हम इन 48 एडवाइस को ईज़िली समझ सकें, जान सकें। तो आज गाइस मैं इस बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम इन पॉइंट से क्या क्या नया सीख सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डोंट ट्रस्ट टू योर फ्रेंड्स, यूज़ योर एनिमीज़। तो गाइस, इसे हम एक स्टोरी से समझेंगे। तो जब चीन में बहुत पुराना टाइम चल रहा था, जब राजाओं का शासनकाल चल रहा था, तो वहाँ पर हमेशा राजगद्दी के लिए लड़ाइयाँ होती थी। मतलब होता ये था कि अगर कोई राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ है तो उसे षड्यंत्र करके मार दिया जाता था, और उसकी जगह पर कोई नया जनरल आकर के राजगद्दी पर बैठ जाता था। तो 1959 एडी में एक राजा आया जिसका नाम था चाओ हुयांगिन। तो वो राजगद्दी पर बैठा, लेकिन उस राजा को ये बात पता थी कि आगे चल करके उसके साथ भी ऐसा कुछ होगा। तो उसने इसे दूर करने के लिए एक विचार किया। उसने अपने एरिया के सभी आर्मी जनरल्स को पार्टी दी। पार्टी में जब सभी आर्मी जनरल्स नशे में धुत थे वाइन पी करके, तो वो राजा सभी जनरल्स के सामने गया और उसने अनाउंस किया, सबके सामने जा करके, कि वो जब से राजा बना है तब से वो डर में जी रहा है। मतलब उसे ना तो बिस्तर पर और ना ही खाने की टेबल पर संतुष्टि मिल रही है, और हमेशा उसके मन में डर है। और फिर उस राजा ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब इस दिन के लिए राजा बनने का सपना कभी नहीं देखोगे। और ऐसा सुनते ही सभी जनरल्स उसके प्रति वफादार हो गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरह के दिन देखने के लिए राजा बनने का सपना बिल्कुल नहीं देखेगा। लेकिन राजा को तो अभी भी उन जनरल्स पर ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि उसे ये लगता था कि ये पैसे के लिए उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने उन जनरल्स को लालच दिया। उसने कहा कि अगर आप सब अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं आपको फाइन स्टेट और पैसे से भर दूंगा। ये सुनते ही सभी जनरल्स काफ़ी शॉक्ड हुए और उन्हें ये ऑफ़र राजा की काफ़ी अच्छी लगी, और दूसरे ही दिन उन सारे जनरल्स ने अपनी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और सारा कंट्रोल राजा के हाथ में दे दिया। तो देखा गाइस, किस तरह से राजा ने तरकीब लगा करके अपने दुश्मनों को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो गाइस, हम यहाँ से यही सीख सकते हैं कि हमें भी अपने दुश्मनों का यूज़ करना चाहिए, और हम भी अपने दुश्मनों का यूज करके अपनी लाइफ सुख भरी जी सकते हैं। तो हम इस पॉइंट से यही सीख सकते हैं। चलिए गाइस, हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है नेवर आउटशाइन द मास्टर्स। गाइस, इसे भी हम एक स्टोरी से समझेंगे। तो गैलीलियो गैलीली को तो हम सभी जानते हैं। इन्होंने फर्स्ट टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। तो सन 1600 की बात है, जब गैलीलियो गैलीली काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से गुजर रहे थे। असल में ये था कि इन्हें अपनी आविष्कारों के लिए, इन्वेंशन के लिए रूलर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था, और इसका रिज़ल्ट ये निकलता था कि ये जो भी इन्वेंशन करते थे, खोज करते थे, उसका सारा श्रेय इनके रूलर्स को जाता था। एक बार की बात है, जब गैलीलियो गैलीली जुपिटर के मून की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने मेडिसी फैमिली को अपना टारगेट बनाया। उन्होंने जुपिटर के 2 मून की खोज की, और उन्होंने इन 2 मून को मेडिसी फैमिली के नाम कर दिया। और फिर बाद में इन्होंने पूरे इटली वालों के सामने और कोर्ट के सामने मेडिसिस फैमिली को ये सम्मान दिया, और ये भी बताया कि जुपिटर के चारों मून उसके चारों ओर उसी तरह से घूम रहे हैं जिस तरीके से कोसिबो
फर्स्ट के चारों बेटे उसके चारों ओर घूम रहे हैं। और ये सुनकर के मेडिसिस फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। उसे ये लगा कि उसका पावर स्पेस में भी है, और इसकी वजह से उन्होंने मेडिसिस फैमिली वालों ने, जो गैलीलियो गैलीली थे, उनको उस स्टेट का प्रोफेशनल मैथमेटिशियन और एक फिलोसोफर की जॉब में पद दिया। उन्होंने उन्हें जॉब दी। और इसका नतीजा ये निकला कि गैलीलियो गैलीली को अब किसी भी रूलर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था अपनी इनोवेशन के लिए। उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो अपनी इनोवेशन के खर्चे अब खुद ही निकाल सकते थे। तो गाइस, हम यहाँ से यही सीख सकते हैं कि कोई भी रूलर्स होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, उसे काम में कोई ख़ास रुचि नहीं होती है। लेकिन अगर वो फाइनेंसर होता है, किसी काम में पैसा लगाता है, तो वो चाहता है कि उस काम के साथ उसका भी नाम हो और वो भी पावरफुल दिखाया जा सके। गैलीलियो गैलीली की ये खासियत थी कि वो कभी भी अपने मास्टर्स के सामने बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करते थे। वो कभी भी ये नहीं दिखाते थे अपने मास्टर्स को कि वो उनसे ज़्यादा जानते हैं, और यही उनकी खासियत उनको काम आई। तभी तो उन्होंने मेडिसिस फैमिली को इतना बड़ा सम्मान दिया कि वो जुपिटर के मून्स के समान है, और इसी की वजह से उन्हें जॉब भी मिल पाई। तो गाइज़, हम इस पॉइंट से यही सीख सकते हैं। तो गाइज़, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है स्पीक ओनली एज मच एज इज़ नीडेड। तो इसमें भी एक कहानी है। बात है 1825 की, और ये कहानी है रूस की, मतलब कि रसिया की। उस टाइम पर वहाँ पर एक क्रांति चल रही थी। और ये क्रांति क्यों चल रही थी? ये क्रांति इसलिए चल रही थी क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वो ये चाहती थी कि रूस एक मॉडर्न कंट्री बने। वहाँ की जो इकोनॉमी है और गवर्नमेंट है वो और यूरोपीय देशों के जैसे कदम के साथ कदम मिला करके आगे बढ़ सके, इसलिए ये क्रांति चल रही थी। उस टाइम का वहाँ का राजा था निकोलस, और वो इस क्रांति को दबाना चाहता था, और उसने इस क्रांति को दबाने के लिए आदेश भी दिया। मतलब कि जो इस क्रांति का लीडर था, जिसका नाम था क्रोनदेती रेलेवी, उसको उसने फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया था, और उसे जेल भी हुई, और उसकी फांसी की जो डेट थी वो नज़दीक भी आ गई। और जैसे ही उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए दे गया, उसके गले पर फांसी का फंदा डाला गया, और फिर उसको फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया, और उसके पैर के पास के दरवाजे खुले जब, तो उसका फांसी का फंदा टूट गया। और जैसे ही फांसी का फंदा टूटा तो वो ज़मीन पर गिर गया। उस टाइम पर वहाँ पर ये माना जाता था कि अगर किसी को फांसी पर चढ़ाते हुए उसके फांसी के फंदे अगर टूट जाते हैं तो उसे फांसी से रिहा कर दिया जाता है, मतलब कि उसको फांसी नहीं दी जाती है। और रेलेवी को भी शायद फांसी न दी जाती, लेकिन वो गिरने के बाद खड़ा हुआ रेलेवी, और खड़े होकर के उसने पूरी जनता के सामने ये बोला कि देखा आप लोगों ने, रूस के लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता है, उनसे तो एक रस्सी भी ढंग की नहीं बनाई जाती है, और देखा आपने ये रस्सी कैसे टूट गई। ये बात तो निकोलस राजा को पता चली कि जो रेलेवी है उसका फांसी का फंदा टूट गया है, और अब उसे फांसी नहीं दी जाएगी। और निकोलस उस कोंद्रेती रेलेवी के लिए उस माफ़ीनामा पर हस्ताक्षर करने ही वाला था, सिग्नेचर करने वाला था। उसका मैसेंजर उसके पास माफ़ीनामा लेकर के गया था। निकोलस ने उस मैसेंजर से पूछा कि रेलेवी ने इसके बारे में और कुछ कहा जब उसे फांसी हो रही थी, तो मैसेंजर ने उसे वो रस्सी वाली सारी बात बता दी जो क्रोनदेती रेलेवी ने कही थी। और ऐसा सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया, और उसने तुरंत उस माफ़ीनामा को फाड़ दिया और दोबारा उसे फांसी देने का आदेश दे दिया। लेकिन इस बार उस रेलेवी का बैड लक ये था कि उसकी रस्सी नहीं टूट पाई और उसे फांसी हो गई। तो गाइस, हम इस पॉइंट से यही सीख सकते हैं कि हमें कभी कभी ज़्यादा बोलना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाता है, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए हम जितनी ज़रूरत हो उतना बोलें, और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इस पॉइंट से हम यही सीख सकते हैं।
तो गाइस ये थे द 48 लॉस ऑफ पावर बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। एंड आई होप कि आपको इन पॉइंट्स से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, आप बहुत कुछ समझे होंगे। और अगर आप भी इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।